गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वीके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विनोद कुमार शर्मा, पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम बात करेंगे जो प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की आलोचना है। हम पूर्व की कक्षा में जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत पढ़ चुके हैं और उसकी जो महत्व और विशेषताओं के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। हम देखेंगे कि जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है रिपब्लिक पुस्तक में, उसमें क्या क्या कमियाँ रही हैं, उन सभी कमियों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है उसमें क्या क्या कमियाँ रही, क्या क्या कठिनाई रही, क्या क्या आलोचना कर सकते हैं हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के संदर्भ में। देखिए, पहला तो जो है राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा है, क्योंकि व्यक्तिगत जब विकास होता है, जब स्वयं के द्वारा, निजी संस्थाओं के द्वारा जब स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है तो व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम में, निजी संस्थाओं के द्वारा व्यक्तिगत पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर राज्य द्वारा नियंत्रित होने के कारण सभी का सिलेबस सेम, पाठ्यक्रम सेम होता है, जिसके कारण व्यक्तिगत जो विकास होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है उसमें ये एक बहुत बड़ी कमी है कि राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा पे उन्होंने बल दिया। दूसरी हम आलोचना के संदर्भ में बात करें प्लेटो की, तो वो एक प्रजातांत्रिक है, क्योंकि प्रजातांत्रिक क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित नहीं किया जाता शिक्षा पर। और यहाँ पर इन्होंने केवल दार्शनिक शासक पर ही बल दिया है कि दार्शनिक वर्ग, जिसमें हम बात करें उत्पादक वर्ग के संदर्भ में, उत्पादक वर्ग ही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसमें उत्पादक वर्ग में सैनिक वर्ग व दार्शनिक वर्ग दो वर्ग आते हैं। पादरी यानी कि हम कह सकते हैं जो पादरी वर्ग होगा और जो सैनिक वर्ग होगा, दो वर्ग ही शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना रही, ये अप्रजातांत्रिक रहा, सबके लिए समान रूप से लागू नहीं किया गया। और यहाँ पर प्लेटो ने उत्पादक वर्ग के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की। यहाँ पर उन्होंने जो उत्पादक वर्ग है उसके लिए यहाँ पर हीन भावना का शिकार किया और उन्होंने इच्छा एवं तृपित इच्छाओं के कारण उन्हें शिक्षा से वंचित किया। यहाँ पर हम बात करें अप्रजातांत्रिक, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है उसमें सभी के लिए समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। देखिए, तीसरी जो आलोचना है वो साहित्य की उपेक्षा बहुत ज़्यादा की गई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल हम बात करें सबसे अधिक संगीत और शारीरिक विकास पे ही ध्यान दिया गया है, साहित्य की उपेक्षा की गई है। यहाँ पर सैनिक प्रशिक्षण की तो व्यवस्था की गई है, लेकिन साहित्य का बहुत ज़्यादा उपेक्षा की गई है। मानव के जीवन में साहित्य का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर साहित्य की भी शिक्षा दी जाती तो शायद मानव जीवन और भी उपयोगी बन सकता था। इसी कंडीशन से हम देखें तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत की यह एक प्रमुख कमी रही है और इसी कमी के कारण हम उसकी आलोचना कर सकते हैं और साहित्य की उपेक्षा की वजह से। हम बात करें चौथी जो कमी है वो कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण है, क्योंकि यहाँ पर कला और साहित्य पर प्लेटो के द्वारा शिक्षा सिद्धांत पर अनुचित प्रतिबंध लगाया गया है और जिसके कारण व्यक्तिगत विकास होना संभव नहीं है। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम बात करें पांचवी जो कमी रही प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में, वो शिक्षा का लंबा क्रम। देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि 50 वर्ष की आयु तक ही यानी कि व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाएगा तब तक उसे शिक्षा प्राप्त करते रहना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में कौन व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करना चाहेगा? इतनी लंबी क्रम में और इतनी दीर्घकालीन अगर शिक्षा दी जाएगी तो व्यक्ति शिक्षा में ही रह जाएगा, वो अपने जीवन में कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो देखिए इस प्रकार से शिक्षा का जो लंबा क्रम है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये बहुत बड़ी कमी पाई गई है। देखिए, हम छठी जो आलोचना करें इस प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की, वो इस आधार पे कर सकते हैं कि शिक्षा बहुत ज़्यादा खर्चीली है, क्योंकि 50 वर्ष तक के अगर व्यक्ति दार्शनिक शासक बनने के लिए अगर शिक्षा प्राप्त करेगा तो बहुत ज़्यादा उसे खर्चा उठाना पड़ेगा, क्योंकि 50 वर्ष एक बहुत लंबी अवधि हो जाती है और उसमें शिक्षा का भार बहुत बड़ा हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा खर्चीली शिक्षा होगी
और लोग अधिक मात्रा में इसे शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है, इसमें एक बहुत बड़ी ये कमी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से हम बात करें व्यक्तिगत विकास का बलिदान किया गया है। यहाँ पर व्यक्तिगत जो विकास होता है उसका सर्वनाश कर दिया गया है प्लेटो के द्वारा, क्योंकि प्लेटो ने व्यक्तिगत विकास की कोई व्यवस्था नहीं की। हम बात करें अगर 8वीं जो प्रमुख कमी के संदर्भ में, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के संदर्भ में विरोधाभास। एक तरफ तो प्लेटो शिक्षा सिद्धांत के संदर्भ में कहता है कि सभी स्त्री और पुरुष को समान रूप से लागू की जाएगी, और दूसरी तरफ ये विरोधाभास करता है कि जो शिक्षा सिद्धांत है वो केवल दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए व्यवस्था की, उत्पादक वर्ग के लिए यहाँ पर शिक्षा सिद्धांत की कोई व्यवस्था नहीं की, यानी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की, उन्हें ऐसे ही अधूरा छोड़ दे। तो यहाँ पर प्रजातांत्रिक और एक तरह से अपन देखें तो विरोधाभास देखने को मिलता है प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत में। देखिए हम बात करें जो नवी आलोचना है प्लेटो की, उसके संदर्भ में हम बात करें तो शिक्षा योजना में अधिनायक तंत्र के बीज बो रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षक 50 वर्ष की उम्र तक अगर लंबे खर्च के बाद में अगर कोई शासक बनता है तो उसमें अधिनायक के तंत्र, क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार की कोई अमर्यादित शक्ति रहेगी और उसे किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से अधिनायक तंत्र के बीज बोने का कार्य करेगा। हम बात करें 10वीं जो प्रमुख आलोचना है शिल्पियों की शिक्षा और पर्याप्त और ध्यान न देना, क्योंकि आपने देखा है कि हमने जो 50 वर्ष तक की जो शिक्षा सिद्धांत में बात की थी उसमें आपने देखा है कहीं पे भी कोई शिल्पियों की भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं की और पर्याप्त कोई ध्यान नहीं दिया। इससे यहाँ पर शिल्पियों को जो बहुत अपने कौशल के विकास पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और इससे राज्य को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत में बहुत सारी कमियाँ पाई गई, लेकिन ये सभी कमियाँ होने के बावजूद भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। तो इसी प्रकार से हमने आज प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तो आप इसी प्रकार से वीके क्लासेज पर बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।